नमस्कार। आज हमारे साथ हैं हाल ही में हुई एचसीएस की परीक्षा पास करने वाली अंजू भाल, जिन्हें अभी नायब तहसीलदार की पोस्ट अलॉट हो चुकी है और इसके साथ साथ जिस स्कूल से ये पढ़ी है उस स्कूल के फाउंडर और डायरेक्टर आज हमारे साथ हैं। आइए इनसे जानते हैं कि क्या कुछ इनकी जर्नी रही, किस तरह की अंजू स्टूडेंट रही है शुरू से लेकर। सबसे पहले अंजू, मैं आपको बधाइयाँ देना चाहूँगी कि आपने अपना सपना पूरा कर लिया। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने अपनी जर्नी कहाँ से स्टार्ट की, आपका सिविल सर्विसेज में जाने का सपना कब से आपको बना? 2017 में मैंने एमडीएन स्कूल से अपनी नॉन मेडिकल स्ट्रीम के साथ अपनी 12th पास की। उसके बाद मैंने बीएससी फिज़िक्स ऑनर्स की मिरांडा हाउस यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। उसी दौरान सेकेंड ईयर में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे सिविल सर्विसेज की तरफ जाना है, तो मैंने उसके बाद बीएड में एडमिशन लिया और उसी के साथ साथ मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी और इस साल मेरा एचसीएस में 48 रैंक आया है और मैं बहुत खुश हूँ। और मैं अपने पूरे स्कूल का, अपने सभी टीचर्स का, जिन्होंने इस जर्नी के दौरान मेरा बहुत सहयोग किया और उनके बिना ये अचीवमेंट हासिल करना बहुत मुश्किल था। असल में मैं कहूँगी कि असंभव होता, क्योंकि टीचर्स ही हैं जो शुरुआत से हमारी फाउंडेशंस बिल्ड करते हैं और एंड तक जो भी हम हासिल करते हैं वो हमारे टीचर्स की ही एक योगदान रहता है। तो मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद बोलना चाहूँगी। आपकी पूरी जर्नी में आपके रोल मॉडल कौन रहे? मेरे रोल मॉडल मेरे पेरेंट्स हैं और सेकंड ईयर के दौरान जब मैं ग्रेजुएशन में थी तो ईरा सिंघल मैम से मुझे उनका सेमिनार हुआ, उन्हें सुनने का मुझे मौका मिला, तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी प्रभावित किया। आपने एचसीएस की परीक्षा दी, तो क्या कुछ टाइम इसके लिए रहता है कि किस टाइम, मतलब परीक्षा से कितने टाइम पहले तक किसी को इसकी तैयारी करना शुरू करना चाहिए? 1-1.5 साल आई थिंक इस प्रिपरेशन के लिए सफिशिएंट टाइम है, इतना आपको देना पड़ता है। लेकिन मैंने जैसे बीएड के साथ साथ तैयारी शुरू की थी तो मुझे 3 साल लग गए ये परीक्षा पास करने में। लेकिन अगर आप निरंतर डेली आप मेहनत करते हैं और 7-8 आवर्स भी अगर आप डेली अपनी पढ़ाई को इफ़ेक्टिवली दे पाते हैं, परसिवरेंस और टाइम मैनेजमेंट इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप कितने अच्छे से अपने टारगेट्स को सेट करके टाइम को इफ़ेक्टिवली मैनेज करके अपने टारगेट्स को अचीव करते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ज़रूर 1-1.5 साल की मेहनत के बाद बच्चे इस परीक्षा को क्लियर कर सकते हैं। एचसीएस की परीक्षा देने के लिए क्या +2 में जो बच्चे के पास स्ट्रीम होती है वो कुछ मैटर करती है? नहीं, +2 में आप किसी भी स्ट्रीम से पास आउट हों, बल्कि ग्रेजुएशंस भी आप किसी भी स्ट्रीम में आपने की हो, इसके लिए वो कोई मायने नहीं रखता। आपको सिंपल ग्रेजुएशन करनी है और उसके बाद आप इस परीक्षा के लिए एलिजिबल हैं। बच्चा अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपनी स्ट्रीम्स को चुने और बिल्कुल वो कर सकता है। इसमें ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स का भी कुछ मैटर होता है? जी, आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। वैसे वो सब्जेक्ट आप कोई भी अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने उसमें ग्रेजुएशन की हो या ना की हो। आप कोई भी एक अपने इंटरेस्ट के हिसाब से एक सब्जेक्ट चुने जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा। आपने पीछे की पढ़ाई आपके पास में कितनी ही परसेंटेज हो या कोई भी आपने पढ़ाई की हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप एक अच्छा टाइम अपनी स्टडीज़ को देने के लिए तैयार हैं तो सारी ही स्ट्रीम्स के बच्चे इस परीक्षा को क्लियर कर सकते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि एचसीएस की जो परीक्षा होती है उसका सिलेबस क्या कुछ रहता है, किस तरीके से बच्चे को उसको प्रिपेयर करना चाहिए? एचसीएस में 3 स्टेजेस होती हैं। पहला है प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम होता है जिसमें एक जीएस का, एक सीसेट का एग्ज़ाम रहेगा। सेकंड स्टेज में मेंस है, उसमें 4 एग्ज़ाम्स होते हैं। एक आपका जीएस का है, एक ऑप्शनल का एग्ज़ाम रहता है, एक हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज से 2 एग्ज़ाम्स रहेंगे और थर्ड है पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसको हम इंटरव्यू बोल सकते हैं। थर्ड स्टेज है, आपको तीनों ही स्टेजेस क्लियर करनी होंगी, तब आप एचसीएस की या किसी भी सिविल सर्विसेज की पोस्ट पे अलॉट होंगे। और इस प्रिपरेशन में जीएस जो है वो मेन सब्जेक्ट है। जीएस में हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये सब सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होंगे, तैयार करने होंगे। इनकी मेनली एनसीईआरटीज़ आर द मेन फोकस और उसके अलावा जब आप वो कंप्लीट कर लेते हैं उसके बाद आप स्टैंडर्ड्स बुक रेफ़र कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को एचसीएस की परीक्षा देनी है तो क्या उसको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए? क्या कोई टाइम टेबल मैटर करता है या फिर बच्चे को शुरू से ही इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए?
नहीं, आप इसकी प्रिपरेशन अपनी ग्रेजुएशन के दौरान भी स्टार्ट कर सकते हैं, उसके बाद भी शुरू कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट इस प्रिपरेशन की पूरी जर्नी के दौरान सबसे मेन है, जिसमें आप अपने स्टडीज़ को अपने टारगेट्स में छोटे छोटे टारगेट्स में डिवाइड करते हो अपनी पूरी जर्नी को, और वो टारगेट आप टाइम मैनेजमेंट से हासिल करते हो। यही रहेगा। इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि भले ही आप 7-8 घंटे पढ़ाई करें, लेकिन डेली करें, रेगुलरली करें। इसमें स्कैटर्ड प्रिपरेशन अगर आपकी रहती है तो ज़्यादा टाइम लग सकता है। अदरवाइज़ अगर आप रेगुलरली स्टडीज़ कर रहे हैं 7-8 घंटे की, तो अच्छे से आप अपने टारगेट्स मीट कर पाएंगे। आपके पेरेंट्स की तरफ से आपको क्या सपोर्ट रहा, क्योंकि आप एक लड़की है और कहीं ना कहीं आप गांव से बिलोंग करती हैं, तो गांव में ये सोच है कि लड़कियों को घर के कामों में इंडल्ज करा जाता है। क्या कभी आपको ये सब फेस करना पड़ा? नहीं, मुझे ये कभी भी फेस नहीं करना पड़ा, बल्कि मुझे तो लगता है कि मुझे जितना सपोर्ट मिला शायद उतना मेरे जो छोटा भाई है उसको भी नहीं मिला। मेरे ऊपर मेरे माता पिता का हमेशा से ही बहुत फोकस रहा है। उनकी हमेशा प्रायोरिटी रही है कि पहले मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करूं, और उन्होंने कभी भी मुझे ये बताना मुनासिब नहीं समझा कि मेरी जो मेन प्रायोरिटी है वो घर के काम होने चाहिए, बल्कि उन्होंने हमेशा मुझे बहुत उत्साहित किया कि मैं अपनी एजुकेशन कंप्लीट करूं और उसी में आगे बढ़ूं। टीचर्स जो होते हैं वो एक बच्चे का बेस तैयार करते हैं, वो जैसी बच्चे की नींव रखते हैं वैसा ही बच्चा कहीं ना कहीं आगे जाकर बनता है। तो आप अपने टीचर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके का उनका आपकी तरफ सपोर्ट रहा? मेरे सारे ही टीचर्स, मैं अपने आप को बहुत फॉर्चुनेट मानती हूँ कि मुझे उनसे पढ़ने का मौका मिला। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है। उनकी जो टीचिंग स्ट्रेटजीज़ थी वो पूरी क्लास के लिए ही, सिर्फ मेरे लिए ही नहीं, वो पूरी क्लास के लिए बहुत लाभकारी रही हैं। मुझे इस बात पे पूरा यकीन है। और उन्होंने हमेशा हमें पॉजिटिव रहने का, हमेशा मोटिवेटेड रहने का, हमेशा कुछ कर दिखाने का ही उन्होंने हौसला दिया है, और उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोलूँगी। देखिए, आप गांव से बिलोंग करती हैं और ये माना जाता है कि गांव में कहीं ना कहीं संसाधनों की कमी देखने को मिलती है, तो क्या कभी संसाधनों की कमी आपको महसूस हुई? नहीं, मुझे अभी जैसे सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, इंटरनेट अच्छा चलता है गांव में भी, तो इस चीज़ ने मुझे बहुत हेल्प की। मेरी जो ज़्यादातर स्टडी है इस प्रिपरेशन की, उसमें ऑनलाइन ही ज़्यादा रही और सेल्फ स्टडी से मैंने किया, तो मुझे इस तरीके की कोई परेशानियां नहीं हुई। और मैं सबको यही बोलना चाहूँगी कि जितने भी आपके पास संसाधन हैं उनका ऑप्टिमम यूज़ कीजिए, और बिल्कुल आप कर सकते हैं। और गवर्नमेंट की तरफ से या कहीं भी हमारी सोसाइटी की तरफ से इस तरीके की हेल्प की जाती है। अगर हम आगे कर पाएँ तो वो अच्छा रहेगा, और सब कर सकते हैं। मुझे आप जैसे अपने भाई बहनों को आप क्या कहना चाहोगे जिनके अंदर टैलेंट है लेकिन कहीं ना कहीं संसाधनों की कमी से या फिर किसी ना किसी कमी की वजह से, किसी ना किसी कारण की वजह से वो पीछे रह जाते हैं, अपने सपने को पूरा नहीं कर पाते हैं? मैं उनको सबसे पहले तो ये बोलना चाहूँगी कि कभी भी डीमोटिवेट ना हो। सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि आपके अंदर लगन है, आप में टैलेंट है, तो आप बिल्कुल कर पाएंगे। और जितने भी आपके पास संसाधन हैं उनका ऑप्टिमम यूज़ कीजिए, मोस्ट एफिशिएंट यूज़ कीजिए, बिल्कुल आप कर सकते हैं। उसके अलावा मैं सोसाइटी को निवेदन करना चाहूँगी इस बारे में लेके कि अगर स्कूल कुछ हेल्प कर सकते हैं, हम सोशल लेवल पे कुछ हेल्प कर सकते हैं इस तरीके के बच्चों की, उनको रिकॉग्नाइज़ किया जाए और उनकी हेल्प की जाए, और हम भी बिल्कुल प्रयास करेंगे इसके बारे में। सर, आप MDN ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के फाउंडर हैं। किलायत ब्लॉक से जब भी कोई बच्चा अपने किसी बड़े मुकाम पर पहुंचता है और उनसे पूछा जाता है कि आपने स्कूलिंग कहाँ से की, तो कहीं ना कहीं MDN ग्लोबल स्कूल का नाम ही सुनने को मिलता है, MDN स्कूल का नाम सुनने को मिलता है। तो एज ए फाउंडर आपको कैसा लगता है कि जब आपके सामने पढ़े हुए बच्चे, आपके द्वारा पढ़ाए हुए बच्चे इस मुकाम तक पहुँचते हैं? जैसे किसी भी बच्चे की कोई अचीवमेंट्स होती है, जितनी खुशी उसके माँ बाप को होती है उससे 100 गुना खुशी मुझे होती है, क्योंकि इससे मैं देखता हूँ कि मेरा जो यहाँ इस ग्रामीण क्षेत्र में स्कूल खोलने का मकसद था वो पूरा हो। मैंने स्कूल इसी मकसद के लिए खोला था कि यहाँ के बच्चे हैं आसमान की बुलंदियों को छुए, बड़ी बड़ी पोस्ट पे जाए, क्योंकि गांव वाले बच्चे अब बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, टैलेंटेड होते हैं, लेबोरियस होते हैं, लेकिन उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। तो मेरा ये सपना था, जब मैंने अपने एजुकेशन की, मेरी जॉब लगी गवर्नमेंट कॉलेज फरीदाबाद में लेक्चरर, लेकिन वो जॉब नहीं की, क्योंकि मेरे मेंटर थे जो मेरे गांव के ही मेरे अंकल,
जो शमशेर मोन डीएवी कॉलेज पेहवा में लेक्चरर थे। एक दिन उन्होंने कहा, विजय नौकरी करके क्या करेगा, तो यहाँ पर स्कूल खोल, यहाँ से इस क्षेत्र के लोगों को फ़ायदा होगा और तेरे को भी फ़ायदा होगा। और उनकी बात मुझे जच गई। उस टाइम मैंने स्कूल स्टार्ट किया और गांव चौसाला है, तो वहाँ से शुरू से 1995 से बड़े बच्चे आए। इन्हीं के परिवार से बलराज थे जिसने पहली मेरिट स्कूल में प्राप्त की थी और उसके बाद तो मेरिट की झड़ी लग गई। यहाँ के बच्चे जैसे अंजू ने HCS की परीक्षा पास की है, इनके छोटे भाई आकाश भाल जिन्होंने यहाँ +2 में पढ़ते पढ़ते NDA की परीक्षा पास करके लेफ्टिनेंट का पद प्राप्त किया। के साथ साहिल शर्मा है जो गांव कमालपुर से है, वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट बना। उसके साथ साथ में यहाँ दीपक गर्ग है, वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट बना। मोहनीश दिमान है, वो पिछले वर्ष DRDO में साइंटिस्ट सेलेक्ट हुआ। और उसके साथ गांव रामगढ़ से है लड़की, वो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट बनी। और कम से कम 100 से ज़्यादा बच्चे डॉक्टर बन चुके हैं, IIT पास कर चुके हैं और बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर विराजमान हैं। बहुत से मेरे स्टूडेंट हैं जो SHO लगे हुए हैं, पुलिस में हैं। जब मैं जाता हूँ एकदम मेरे पास आते हैं, मेरी तरफ बढ़ते हैं, तो मुझे डर लगता है कि पुलिस है। फिर जब मेरे पाँव छूते हैं तो कहते सर मैं आपका स्टूडेंट रहा हूँ, तो उस खुशी का ठिकाना नहीं होता। क्योंकि एक टीचर की सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे बड़ी पूंजी उसके विद्यार्थी होती है। और मैं चाहता हूँ कि मेरे पास इतनी पूंजी है, इतनी धन दौलत है, मेरे स्टूडेंट है, शायद ही आदमी के किसी भी संसार में नहीं होगी। क्योंकि जब यहाँ के कोई भी एक बच्चा एक परिवार से किसी अच्छे पद पर पहुँचता है, अच्छी नौकरी लेता है या राजनीति में आगे बढ़ता है, बढ़िया बिजनेस स्टार्ट करता है, केवल उसको फ़ायदा नहीं होता, पूरे गांव को फ़ायदा होता है, एक दूसरे से मोटिवेशन मिलता है। आज अंजू भाल जो विद्यार्थियों के बीच में आए, इससे निश्चित रूप से सैकड़ों विद्यार्थी मोटिवेट होंगे। उनको ये लगेगा जब गांव चौसाला की अंजू भाल HCS की परीक्षा पास कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो एक मोटिवेशन होता है, क्योंकि लोगों का था कि बड़े बड़े शहरों में पढ़ने वाले, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर में कोचिंग लेने वाले, उनके ही बस की ये बात है, वही परीक्षा पास कर सकते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन के बच्चे ही इसमें। लेकिन इन बच्चों ने सिद्ध करके दिखा दिया, मेहनत का कोई मोल नहीं है। अगर सच्चे लगन के साथ मेहनत करोगे तो उस मकान पर पहुंचने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आज अंजू भाल आपके स्कूल में आई है, उन्होंने आपको अपनी जर्नी के बारे में बताया, तो आपको उनसे कितनी मोटिवेशन मिली? मतलब अगर हमारे ही तरह कोई गांव से आता है और फिर इतने अच्छे मुकाम पर पहुंचता है तो बहुत मोटिवेशन मिलती है। हमें भी कुछ लाइफ में आगे बढ़ा करने की, इनकी तरह मेहनत करके खुद के बल पर कुछ कर दिखाने की। तो आपको क्या लगता है कि आप भी इनकी तरह अपना सपना पूरा कर पाएंगे? मेहनत करेंगे तो ज़रूर खुद का सपना पूरा होगा। तो अंजू भाल को देख के आपका क्या सपना है कि आपको अपने सपने को किस तरीके से पूरा करना है? मुझे भी इनकी तरह अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हर सपना पूरा हो सकता है, सिर्फ मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के अलावा कुछ नहीं है। तो आपका क्या सपना है? मैं भी एक लॉयर बनना चाहती हूँ, तो मैं लॉयर बनने के लिए हर मुसीबत को पार करना चाहती हूँ।